आज का हमारा मिशन क्या है? हम टाटा मोटर्स की मौजूदा माली हालत को जरा खंगालेंगे, देखेंगे कि गाड़ियां बिक कैसी रही हैं, उनकी भविष्य की रणनीति क्या है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी ईवीज को लेकर वो कितने संजीदा हैं। हाँ, ईवीज पर तो आजकल सबकी नजर है। और हाँ, इस सफर में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या बड़े मौके इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, दोनों पहलू देखना जरूरी है। शुरुआत एक दिलचस्प पहेली से करते हैं। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही मतलब अप्रैल से जून 2025, उसके नतीजे थोड़े मिले जुले से रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा। कमाई में हल्की गिरावट आई है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी भविष्य के लिए, खासकर ईवीज के लिए बहुत बड़े प्लान और भारी भरकम निवेश का ऐलान कर रही है। यही विरोधाभास है ना? हाँ, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए खोलते हैं इस गाड़ी का बॉनेट। ठीक है। जैसा मैंने कहा, Q1 FY26 के नतीजे थोड़े ऊपर नीचे रहे। कंपनी की कुल आमदनी मतलब कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,04,407 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले करीब 2.5% कम है। अच्छा। अब बाहरी माहौल मुश्किल तो है और कंपनी मुनाफे में भी रही, ये अच्छी बात है, लेकिन मार्जिन पर मतलब कमाई के प्रतिशत पर दबाव साफ दिख रहा है। हाँ, और मार्जिन प्रेशर तो साफ है। और अगर मुनाफे के आंकड़ों को देखें तो तस्वीर थोड़ी चिंताजनक लगती है। टैक्स चुकाने से पहले का मुनाफा, PBT जिसे कहते हैं, हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो पिछली तिमाही के मुकाबले 52% से ज्यादा गिरा है और पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले भी करीब 38% कम है। अरे बाप रे, ये तो काफी बड़ी गिरावट है। हाँ, ये गिरावट सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये आंकड़े बताते हैं कि या तो लागत का दबाव है या शायद बिक्री में कुछ नरमी है या दोनों का मिला जुला असर है। लेकिन एक और नजरिए से देखें तो अगर हम पिछले 12 महीनों की कुल कमाई मतलब TTM अर्निंग्स को देखें, जो करीब 21,297 करोड़ रुपए है जी, और इसे कंपनी के शेयर की कीमत से तुलना करें तो P अनुपात, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, लगभग 11.89 आता है। 11.89। तो इस PE का मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये अच्छा है, बुरा है या मतलब ठीक ठाक है? देखिए, ऑटो इंडस्ट्री और खासकर टाटा मोटर्स के अपने ऐतिहासिक स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये PE अनुपात कम माना जा सकता है। अच्छा। हाँ, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि बाजार शायद कंपनी की हालिया चुनौतियों को, खासकर वो JLR वाली दिक्कतों को लेकर ज्यादा सतर्क है, या फिर वो कंपनी के EV सेगमेंट की जो जबरदस्त क्षमता है उसको भी पूरी तरह से कीमत में मतलब वैल्यूएशन में शामिल नहीं कर रहा है। तो ये एक दिलचस्प स्थिति है। हाँ बिल्कुल, जहां मौजूदा मुश्किलें शायद लंबी अवधि की संभावनाओं पर भारी पड़ रही हों। लेकिन एक पहलू है जहां कंपनी ने वाकई कमाल किया है, कर्ज कम करना। हाँ, ये बहुत अहम बात है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो जो बताता है कि कंपनी पर अपनी पूंजी के मुकाबले कितना कर्ज है, 2023 में 2.78 था। जी, काफी ज्यादा था। वो अब सुधरकर 2025 में सिर्फ 0.54 कंसोलिडेटेड रह गया है। ये तो काफी बड़ा सुधार है। इसका क्या असर पड़ता है? इसका बहुत बड़ा और सकारात्मक असर पड़ता है। देखिए, ये दिखाता है कि कंपनी अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है और जोखिम कम कर रही है। अच्छा। कर्ज कम होने का मतलब है कि ब्याज का बोझ कम होता है, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होती है और सबसे अहम बात, ये भविष्य में बड़े निवेश करने के लिए कंपनी के हाथ खोलता है। जैसा कि हम आगे देखेंगे कि कंपनी EV पर कितना बड़ा दांव लगा रही है। सही बात है। कर्ज कम होने से ही उस बड़े निवेश के लिए गुंजाइश बनी है, कह सकते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब जरा शोरूम के फर्श पर चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ियां बिक कैसी रही हैं। हाल की बिक्री के आंकड़ों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा है ना? हाँ बिल्कुल। अगस्त 2025 में कुल बिक्री मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिलाकर 73,178 यूनिट रही, जो पिछले साल अगस्त 2024 की 71,693 यूनिट से थोड़ी बेहतर है। थोड़ी सी बेहतर। हाँ, लेकिन अगर जुलाई 2025 को देखें तो बिक्री 69,131 यूनिट थी, जो जुलाई 2024 की 71,996 यूनिट से कम थी। अच्छा, तो जुलाई में गिरी थी। हाँ, तो महीने दर महीने थोड़ी अस्थिरता दिख रही है, जो शायद बाजार की मौजूदा स्थिति को दर्शाता है। और कमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रकों और बसों वाले सेगमेंट का क्या हाल है? वो तो टाटा मोटर्स की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हाँ, सही कहा आपने। उस सेगमेंट में भी मिली जुली तस्वीर है। घरेलू MHN ICV यानी मीडियम और हेवी कमर्शियल ट्रक और बसें, जी, उनकी बिक्री अगस्त 2025 में 13,405 यूनिट रही, जो पिछले साल के 12,008 यूनिट से बेहतर है। अच्छा, तो CV में ग्रोथ है? हाँ, थोड़ी है। ये सेगमेंट अभी भी कंपनी के लिए एक मजबूत आधार बना हुआ है और अच्छा कैश फ्लो जनरेट करता है, भले ही थोड़ी वॉल्यूम की चुनौतियां हों। और अब आते हैं उस सेगमेंट पर जहां सबसे ज्यादा हलचल है, इलेक्ट्रिक वाहन
ईवीज। हाँ बिल्कुल। अगस्त 2025 में 8,000 से ज्यादा ईवीज बिकी। ये आंकड़ा अगस्त 2024 के मुकाबले 44% ज्यादा है। ये तो जबरदस्त उछाल है। बिल्कुल, ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि टाटा मोटर्स की ईवी पर फोकस करने की रणनीति रंग ला रही है। कंपनी न केवल इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में अपनी लीडरशिप बनाए हुए हैं, बल्कि ये भी बताता है कि भारतीय ग्राहक अब ईवीज को अपनाने में हिचक नहीं रहे हैं। लेकिन क्या ये 44% की ग्रोथ सिर्फ इसलिए ज्यादा दिख रही है क्योंकि पिछले साल आंकड़ा कम था, मतलब वो लो बेस इफेक्ट जिसे कहते हैं, या ये वाकई एक टिकाऊ ट्रेंड है, खासकर अब जब दूसरी कंपनियां जैसे महिंद्रा, एमजी और बाकी भी अपने ईवी मॉडल्स ला रही हैं? ये एक वाजिब सवाल है। देखिए, शुरुआत में हाई ग्रोथ परसेंटेज अक्सर लो बेस के कारण दिखते हैं, ये सच है। हाँ, लेकिन टाटा मोटर्स लगातार कई महीनों से ईवी बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दिखा रहा है। हाँ, कंपटीशन बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और आगे ये ग्रोथ रेट शायद थोड़ा सामान्य हो जाए, मतलब 44% हर बार न हो, लेकिन ये ट्रेंड निश्चित रूप से टिकाऊ लगता है। अच्छा। टाटा मोटर्स ने शुरुआती बढ़त का फायदा उठाया है और अब उन्हें नए मॉडल्स और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ इस बढ़त को बनाए रखना होगा। ये 44% ग्रोथ सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि बाजार के बदलते मूड का सबूत है। और इसी बदलते मूड को भुनाने के लिए कंपनी ने भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। जरा इस निवेश के आंकड़े पर गौर कीजिए। हाँ, वित्त वर्ष 26 से 30 के बीच, यानी अगले 5 सालों में 35,000 से 45,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश। बहुत बड़ी रकम है ये, है ना? ये रकम बहुत बड़ी है। हाँ, ये निवेश का आकार कंपनी की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? सूत्रों के मुताबिक इससे करीब 30 प्रोडक्ट एक्शन लिए जाएंगे। प्रोडक्ट एक्शन, ये क्या होता है? हाँ, इसका मतलब है कि 7 तो बिल्कुल नए मॉडल लॉन्च किए जाएंगे। 7 नए मॉडल? हाँ, और 23 मौजूदा गाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा या उनके नए संस्करण फेसलिफ्ट्स वगैरह लाए जाएंगे। अच्छा। तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से ताज़ा और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने पर फोकस कर रही है। और इन नए प्रोडक्ट्स के दम पर कंपनी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का आक्रामक लक्ष्य लेकर चल रही है। हाँ बिल्कुल। वित्त वर्ष 27 तक वो पैसेंजर व्हीकल मार्केट का 16% हिस्सा चाहते हैं, जिसमें ईवीज भी शामिल हैं। 16%? और अगले कुछ सालों में इसे 18 से 20% तक ले जाने का इरादा है। काफी महत्वाकांक्षी। हाँ, और ये लक्ष्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका अनुमान है कि 2030 तक भारत में हर साल 60 लाख पैसेंजर गाड़ियां बिकने लगेंगी। जी, बाजार बहुत बड़ा होने वाला है। तो वो उस बड़े बाजार का बड़ा हिस्सा चाहते हैं। और इस पूरी रणनीति के केंद्र में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ उनके लक्ष्य और भी ज्यादा केंद्रित हैं। अच्छा, क्या लक्ष्य है ईवी को लेकर? पहला, वित्त वर्ष 27 तक उनकी कुल पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री का 20% हिस्सा ईवी से आना चाहिए। हर 5 में से एक गाड़ी ईवी होगी? हाँ। दूसरा, वित्त वर्ष 30 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 30% तक ले जाना है। 30%? जी। और एक बहुत अहम पड़ाव है, वित्त वर्ष 26 तक ईवी बिजनेस को ईबीडीआई ब्रेक इवन पर लाना। ईबीडीआई ब्रेक इवन? क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं हमारे श्रोताओं के लिए? जरूर। देखिए, ईबीडीआई का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब ब्याज, टैक्स और मशीनरी वगैरह की घिसावट घटाने से पहले का ऑपरेटिंग मुनाफा। ठीक है। अच्छा। ईवी डिवीजन ब्रेक इवन का मतलब है कि कंपनी का ईवी डिवीजन अपने रोजमर्रा के कामकाज से, मतलब गाड़ियां बेचने, सर्विस देने वगैरह से इतना पैसा कमाने लगे कि वो इस स्तर पर ना तो मुनाफे में हो और नहीं घाटे में। अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, ऑपरेटिंग लेवल पर ये प्रॉफिटेबल होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि बिजनेस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, अपने खर्चे निकाल सकता है। समझ गई। तो इस ईवी पुश को ताकत देने के लिए कौन सी नई गाड़ियां आने वाली हैं? कुछ नाम पता चले? हाँ, कंपनी कुछ बड़े नाम लॉन्च करने की तैयारी में है, जैसे Harrier.EV। हैरियर का ईवी? हाँ, और बहुप्रतीक्षित Sierra.EV। सिएरा, वाह। ये प्रीमियम एसयूवीज ग्राहकों को आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। इसके साथ ही कंपनी छोटे शहरों और कस्बों में ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। ये बहुत जरूरी है। हाँ, ताकि लोगों के मन में रेंज को लेके जो चिंता होती है, रेंज एंग्जाइटी, उसे कम किया जा सके। बिल्कुल।
दिलचस्प बात यह है कि कंपनी पारंपरिक पेट्रोल डीजल गाड़ियों के साथ साथ ईवी पर इतना बड़ा दांव एक साथ लगा रही है। ये संतुलन साधना आसान नहीं होगा। हाँ, ये बात तो है। ये ईवीज की कहानी तो रोमांचक लग रही है, लेकिन टाटा मोटर्स की कहानी का एक और बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है जगुआर लैंड रोवर JLR। हाँ, बिल्कुल। और वहां तस्वीर थोड़ी अलग, बल्कि कहें तो चुनौतीपूर्ण नजर आ रही है। हाँ, JLR जो टाटा मोटर्स के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा रहा है, फिलहाल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। Q1 FY26 में JLR का राजस्व 6.6 बिलियन रहा, जो पिछले साल की इसी तिमाही से 9.2% कम है। 9% से ज्यादा की गिरावट। जी। और इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में लगने वाले ट्रेड टैरिफ्स हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में बनी JLR कारों पर अमेरिका ने 27.5% का भारी टैरिफ लगा दिया है। इसका असर कितना पड़ा है? असर बहुत गहरा पड़ा है। JLR का टैक्स से पहले का मुनाफा PBT गिरकर सिर्फ 351 मिलियन रह गया। सिर्फ 351 मिलियन? हाँ, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में ये 693 मिलियन पाउंड था, यानी मुनाफा लगभग आधा हो गया। आधा? बाप रे। अमेरिका JLR के लिए एक बहुत बड़ा और लाभदायक बाजार है। ये टैरिफ्स सीधे सीधे उनकी कमाई को चोट पहुंचा रहे हैं और ये निकट भविष्य में एक बड़ी चुनौती बने रहेंगे। तो जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता, JLR पर दबाव बना रहेगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक तरफ JLR संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनी का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस कैसा प्रदर्शन कर रहा है? CV बिजनेस ने तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। बिक्री की मात्रा में कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन इस सेगमेंट ने 12.2% का स्वस्थ EBITDA मार्जिन दिया है। 12.2%, ठीक है। हाँ, और ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बताता है कि बिजनेस में लगाए गए पैसे पर कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी लगभग 40% रहा है। 40% ROC, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये काफी अच्छा माना जाता है। सरल भाषा में CV बिजनेस अभी भी कंपनी के लिए मजबूती से खड़ा है और अच्छा मुनाफा कमा रहा है। और हाल ही में टाटा मोटर्स ने Iveco ग्रुप के साथ कुछ साझेदारी या अधिग्रहण की बात की है। ये इटालियन कमर्शियल व्हीकल कंपनी है ना? हाँ, बिल्कुल। Iveco के साथ जो सौदा हुआ है वो सिर्फ एक अधिग्रहण नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम लगता है। किस तरह का रणनीतिक कदम? इससे टाटा मोटर्स को यूरोपियन बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिल सकती है। साथ ही ये भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले ट्रक में अपनी क्षमता बढ़ाने का भी एक जरिया हो सकता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी। हाँ, हालांकि किसी भी बड़े सौदे के बाद इंटीग्रेशन दोनों कंपनियों को एक साथ लाने की प्रक्रिया हमेशा चुनौतीपूर्ण होती है, तो देखना होगा कि ये कितना सफल रहता है। लेकिन इरादा स्पष्ट है, CV बिजनेस को भविष्य के लिए तैयार करना और वैश्विक स्तर पर विस्तार करना। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि CV बिजनेस स्थिरता दे रहा है, JLR बाहरी दिक्कतों खासकर टैरिफ से जूझ रहा है और EV सेगमेंट पर भविष्य का बड़ा दांव लगाया गया है। ये काफी जटिल स्थिति है। बिल्कुल। ये कंपनी के पोर्टफोलियो में विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के महत्व को भी दिखाता है। सही बात। CV की स्थिरता JLR की अस्थिरता को कुछ हद तक संभालने में मदद करती है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या EV का ग्रोथ इंजन इतनी तेजी से दौड़ पाएगा कि वो JLR की चुनौतियों और भारी निवेश के बोझ को संभाल सके? हाँ, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। हाँ, यही वो केंद्रीय सवाल है जिसके इर्द गिर्द टाटा मोटर्स की कहानी घूम रही है। चलिए अब थोड़ा निवेश के नजरिए से बात करते हैं। हमने PE रेशियो की बात की थी, 11.89। जी। इसके अलावा कुछ और मूल्यांकन मैट्रिक्स, वैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जैसे PB यानी प्राइस टू बुक रेशियो 2.18 जी। और PS यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.58। ये आंकड़े क्या बताते हैं? स्रोत कह रहे हैं कि ये शायद संकेत देते हैं कि स्टॉक अभी अपनी असली कीमत से कम अंडर वैल्यूड पर मिल रहा है। हाँ, ये मैट्रिक्स पारंपरिक रूप से यही सुझाव देते हैं। PB रेशियो कंपनी की किताबी कीमत बुक वैल्यू की तुलना में शेयर की कीमत को देखता है। ठीक। और PS रेशियो कंपनी की बिक्री की तुलना में शेयर की कीमत को। ये आंकड़े PE के साथ मिलकर इस विचार को मजबूत करते हैं कि शायद बाजार कंपनी की लंबी अवधि की संभावनाओं को पूरी तरह से महत्व नहीं दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, मूल्यांकन हमेशा भविष्य के अनुमानों पर आधारित होता है और इसमें जोखिम हमेशा रहता है। और एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? उनके प्राइस टारगेट्स तो काफी ऊंचे लग रहे हैं। 2025 के अंत तक 720 रुपए, हाँ, 2026 तक 810 रुपए और 2030 के लिए तो 1200 रुपए तक का लक्ष्य रखा गया है। हाँ, ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी हैं।
ये दिखाते हैं कि कई विश्लेषकों को कंपनी की भविष्य की योजनाओं, खासकर ईवी रणनीति पर बहुत भरोसा है। भरोसा तो है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये लक्ष्य कई अगर मगर पर टिके हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि कंपनी अपने ईवी प्लान को कितनी सफलता से लागू कर पाती है। सही। JLR की स्थिति सुधरती है या नहीं, और बाजार की स्थितियां कैसी रहती हैं। ये टारगेट एक संभावित दिशा दिखाते हैं, कोई गारंटी नहीं। दूसरा, प्रमोटर्स यानी मालिकों ने अपने हिस्से के शेयर गिरवी नहीं रखे हैं, जीरो प्रमोटर प्लेज। इसे आमतौर पर अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संकेत माना जाता है। ये अच्छी बात है। तीसरा, जैसा हमने चर्चा की, कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है, जो एक बड़ी राहत है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय ईवी बाजार में कंपनी की निर्विवाद लीडरशिप पोजीशन है। हाँ, ये तो है। अगर आप भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ बदलाव की कहानी में विश्वास रखते हैं, तो टाटा मोटर्स एक प्रमुख खिलाड़ी नजर आता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यानी जोखिम भी है। कौन से बड़े जोखिम हैं जिन पर निवेशकों या नजर रखने वालों को ध्यान देना चाहिए? हाँ, जोखिमों की लिस्ट भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक सुस्ती, मतलब अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ना, जिससे गाड़ियों की मांग कम हो सकती है। बिल्कुल। दूसरा, JLR पर अमेरिकी व्यापार शुल्क का प्रभाव, जिसका समाधान अभी तक नहीं निकला है। ये एक बड़ा हैंगओवर है। हाँ, ये अनिश्चितता बनी हुई है। तीसरा, सप्लाई चेन का जोखिम। कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स के लिए अभी भी चीनी सप्लायर्स पर निर्भरता है, जो कभी भी बाधित हो सकती हैं। जियोपॉलिटिक्स का असर पड़ सकता है। सप्लाई चेन हमेशा एक मुद्दा रहता है। चौथा, बढ़ता कंपटीशन। न केवल ईवी सेगमेंट में महिंद्रा, MG, हुंडई जैसी कंपनियां आक्रामक हो रही हैं, बल्कि पारंपरिक ICE मतलब पेट्रोल डीजल सेगमेंट में भी मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा से कड़ी टक्कर मिल रही है। कंपटीशन तो हर तरफ है। हाँ, और पांचवा, कच्चा माल जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, बैटरी केमिकल्स की कीमतों में उतार चढ़ाव, जो कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डाल सकता है। तो ये सारे जोखिम भी ध्यान में रखने होंगे। इन सब बातों को समेटते हुए वो कौन सी मुख्य चीजें हैं जिन पर अगले कुछ समय तक खास नजर रखनी चाहिए? मतलब की वॉच पॉइंट्स क्या हैं? मेरे हिसाब से कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। बताइए। पहला, JLR की रिकवरी कैसे होती है? क्या बिक्री सुधरती है और क्या टैरिफ मुद्दे का कोई हल निकलता है? ये कंपनी के मुनाफे के लिए बहुत अहम है। सबसे जरूरी शायद यही है। हाँ। दूसरा, क्या टाटा मोटर्स वित्त वर्ष 26 तक ईवी बिजनेस को EBITDA ब्रेक इवन बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर पाती है? ये उनकी ईवी रणनीति की सफलता का एक बड़ा पैमाना होगा। ये देखना होगा। तीसरा, इतने कड़े कंपटीशन के बीच क्या कंपनी अपनी बाजार हिस्सेदारी, मार्केट शेयर न सिर्फ बनाए रख पाती है बल्कि इसे बढ़ा पाती है, जैसा कि उनका लक्ष्य है? 18-20% का लक्ष्य है ना? हाँ। और चौथा, जो 35,000 करोड़ रुपए के भारी निवेश की योजना है, उसका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन कितना सफल और प्रभावी होता है? हाँ, प्लान तो बना लिया, पर अमल कैसे होता है? बिल्कुल। बड़े प्लान बनाना एक बात है, उन्हें अमल में लाना दूसरी। सही कहा। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अक्टूबर 2025 में होने वाला संभावित डी-मर्जर। हाँ, ये भी है। कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल, जिसमें ईवी और JLR शामिल होंगे, इन बिजनेस को अलग अलग लिस्टेड कंपनियां बनाने की योजना बना रही है। इससे क्या फायदा होगा? इससे शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉक होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों बिजनेस की क्षमताएं और चुनौतियां अलग अलग हैं और शायद बाजार उन्हें अलग अलग बेहतर तरीके से आंक सके। फोकस बेहतर हो सकता है। अच्छा, तो ये डीमर्जर वाली बात भी ध्यान में रखनी होगी। तो निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? क्या ये लंबी अवधि का दाव है? निश्चित रूप से टाटा मोटर्स को एक लंबी अवधि के निवेश के तौर पर ही देखना चाहिए। ये उन निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकता है जो भारत के ऑटो सेक्टर के इलेक्ट्रिक होने की कहानी पर और टाटा मोटर्स के एक पारंपरिक कार निर्माता से एक टेक्नोलॉजी आधारित मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनने के सफर पर दांव लगाना चाहते हैं। ठीक है। हालांकि ऑटो इंडस्ट्री चक्रीय होती है, मतलब साइक्लिकल होती है, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए शायद एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे व्यवस्थित निवेश SIP के जरिए निवेश करना ज्यादा समझदारी भरा कदम हो सकता है। ये अच्छी सलाह है। हाँ। आखिरकार सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में निहित जोखिमों और उनसे मिलने वाले संभावित इनामों के बीच संतुलन कैसे साधती है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो टाटा मोटर्स एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ मौजूदा वित्तीय और बाहरी चुनौतियां हैं, खासकर JLR को लेकर। हाँ। तो दूसरी तरफ भविष्य पर, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों पर बहुत बड़ा दांव लगाया जा रहा है। हमने इसकी माली हालत, बिक्री के रुझान, महत्वाकांक्षी योजनाओं और रास्ते के जोखिमों और अवसरों पर विस्तार से बात की।
माँ, काफी कुछ कवर किया हमने, और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। जरूर। टाटा मोटर्स का ये विशाल ईवी पुश और इसके लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर, इसका असर सिर्फ कार बेचने तक ही सीमित नहीं रहेगा। किस तरह का असर? सोचिए, भारत के व्यापक ऊर्जा मतलब एनर्जी और चार्जिंग इकोसिस्टम पर इस रणनीति के क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। क्या ये कदम देश में बिजली की खपत के पैटर्न को बदल सकता है? हाँ, ये हो सकता है। क्या इससे ऊर्जा भंडारण, एनर्जी स्टोरेज या स्मार्ट ग्रिड जैसी नई व्यावसायिक संभावनाएं पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल, ये संभव है। ये सवाल टाटा मोटर्स की कहानी को सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री से निकालकर एक बड़े फलक पर ले जाते हैं। वाकई, ये सोचने वाली बात है। इस गहन विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।